हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ दीपमाला रामचरण। आई होप कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब सारी मस्ती भी कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब सारी मस्ती भी करते रहिए, लेकिन साथ साथ में थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन संविधान निर्माण पार्ट 4। In today's lecture video, we will discuss about the Constituent Assembly and the guiding values of Indian Constitution। अर्थात आज की इस लेक्चर वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे। So let's start. Who then were the makers of the Indian Constitution? You will find here very briefly a sketch of some of the leaders who played an important role in making the Indian Constitution. भारत के संविधान निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत ही संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। अर्थात चुने हुए प्रतिनिधियों की वो सभा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहलाती है। चुने हुए प्रतिनिधियों की वो सभा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में 1946 में चुनाव हुए थे। Its first meeting was held in December 1946। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में हुई थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देन 11 दिसंबर 1946 को यानी 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में अगर पूछता है कि हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। Soon after the country was divided into India and Pakistan। इसके तत्काल बाद हमारा देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया, अर्थात बट गया। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan। और संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950। To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day
every year. भारतीय संविधान सभा लिखने वाली सभा में भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें कुल 299 मेंबर्स थे। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स थे और इस असेंबली ने 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। परंतु भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन की याद में यानी 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, उस दिन को याद रखने के लिए हम हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? We have already noted one reason ever. हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। The Constitution does not reflect the view of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को या व्यापक समझौतों को भी व्यक्त करता है। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. जबकि दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां के संविधान सिर्फ और सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह हैं, किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर हैं। कोई भी उसको फॉलो नहीं करता, उसका आचरण नहीं करता। But the experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम भिन्न है। पिछली आधी सदी से भी ज़्यादा अवधि पूर्ण हो जाने के बावजूद अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल भी उठाए हैं, पर किसी ने भी या किसी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। The second reason for accepting the Constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि भारतीय संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था।
इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। It was elected mainly by members of existing provincial legislature that we mentioned above. This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the countries. इस चुनाव यानी जो हमारे संविधान सभा गठन के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें लोग संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों ने किया था, प्रोविंशियल असेंबलीज ने किया था, जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो पाया था। The assembly was dominated by Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle. इस सभा में संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। The assembly had many members who did not agree with the Congress in social terms too. The assembly represented members from different language groups, caste, classes, religions, and occupations. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा गठन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity of the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open, and consensual manner. अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. ये सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। More than 2000 amendments were considered. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution, clause by clause. संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धाराओं पर कई दौर में चर्चाएं हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए। The members deliberated for 114 days spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चाएं हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया जाता था और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से
12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। नाउ, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। In this book, we shall study the exact provisions of the constitutions on different subjects. इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। At this stage, let's begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders and our constitution. यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेता के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं। But it is equally important to read what the Constitution says about its own philosophy. This is what the preamble of Constitution does. Let's turn to these one by one. परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के दर्शन को व्यक्त करती है, उसके पीछे निहित बुनियादी मूल्यों को, बेसिक वैल्यूज को प्रदर्शित करती है। आइए इस पर हम बारी बारी से गौर करें। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, सपने और वायदे। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution. Mahatma Gandhi, he was not a member of Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी। यानी महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। I shall strive a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. गांधी जी का कहना था कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी भी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे ही अधिकार मिले हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा।
The dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in making of the constitution, but, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he started his anxiety very clearly. नाउ भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, क्योंकि ये भारत की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने सबसे अहम भूमिका अदा की थी। तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उनकी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा गया। On the 26th January 1950, we were going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason if our social and economic structure continue to deny the principle of one man, one value, how long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, यानी सैद्धांतिक रूप से तो हमारे यहाँ समानता होगी, परंतु आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। Finally, let's turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August 1947। आइए आखिर में हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our place, not fully in full measure, but very substantially at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends
and when the soul of nation long suppressed finds utterance, it is fitted that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें, पूरी तरह और हर तरह से, नहीं तो काफ़ी हद तक। पीढ़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी तो सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा स्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nonetheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर भारी जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इनमें से कुछ अभी भी दुख से डूबे हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। The future is not one of ease or resting, but of incessant striving so that we may fulfill the pledge we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty, the ignorance and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञानता, बीमारियों और अवसर की असमानता का अंत करें। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक हमारी आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक यह काम खत्म नहीं होगा। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो से कोई रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय।